principal object of the FIR point out of the view of the informant is the set the criminal law in motion। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है FIR का उद्देश्य क्रिमिनल कार्यवाही को कार्य रूप देना है। क्रिमिनल कार्यवाही को कार्य रूप देना है। तो FIR का साक्षिक महत्व में अगली केस अग्नु नागेशिया बनाम बिहार राज्य। अग्नु नागेशिया बनाम बिहार राज्य 1966 सुप्रीम कोर्ट। अभियुक्त द्वारा लिखाई गई FIR यदि संशयकृत की स्वरूप की है अभियुक्त द्वारा लिखाई गई FIR यदि संशयकृत स्वरूप की है तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत उसके विरुद्ध स्वीकृत के रूप में सुसंगत तो हो जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में उसके आचरण के स्पष्टीकरण के रूप में सुसंगत हो जाएगी। सुसंगत हो जाएगी। मिल्कियत सिंह बनाम पंजाब राज्य। मिल्कियत सिंह बनाम पंजाब राज्य मिल्कियत सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में कहा गया कि यदि FIR को अपोजिट पार्टी द्वारा कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया जाए, यदि FIR को अपोजिट पार्टी द्वारा कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर ऐसी FIR एक मौलिक साक्ष्य हो जाती है। ऐसी FIR एक मौलिक साक्ष्य हो जाती है। FIR के बारे में इतनी बातें हमने आपको बताई और परीक्षाओं में यही सारी बातें आपको पूछी जाती हैं। अब हम इन्वेस्टिगेशन पे आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। FIR के आगे संज्ञेय मामलों में FIR जब दर्ज होती है 154 में, उसको लिखाने की प्रक्रिया, उसका सारी बातें टोटल हमने आपको पढ़ा दिया। यही चीज़ पूछी जाती है। अब संज्ञेय मामला जब दर्ज होता है, इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इसको ज़रा आप सुनिए। संज्ञेय मामला दर्ज होने के बाद संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। धारा 156(3) कोई भी थाने का पुलिस अधिकारी जब संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कर लेता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। 156(3) में उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ जाए। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ही 156 पहले क्लाज में उसको इन्वेस्टिगेशन का पावर है। तो कोई थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना FIR दर्ज होने के बाद ऐसे संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसकी जांच विचारण करने के लिए थाने की सीमाओं के अधीन वह अपराध घटित हुआ है।
पुलिस की किसी भी कार्यवाही को किसी स्टेज पर कहीं पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, भले ही थोड़ी देर के लिए मामले में कोई त्रुटि थोड़ा बहुत पाई जाए। और अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस तरीके से नहीं करती है तो 156 के तीसरे क्लाज में इन्वेस्टिगेशन का आर्डर मजिस्ट्रेट के माध्यम से कराया जा सकता है। मजिस्ट्रेट अगर संज्ञेय मामला है तो फिर वह इन्वेस्टिगेशन का आर्डर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मजिस्ट्रेट हैज मॉनिटरिंग पावर अपॉन दी पुलिस ऑफिसर। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के परिदृश्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिए, इसीलिए केस डायरी में पर्चे कटते हैं और मजिस्ट्रेट के पास आते हैं। तो आपने पढ़ लिया 156 में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन संज्ञेय मामलों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की पुलिस स्वयं करती है। 156(1), 156(2), 156(3) में 156(3) में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आर्डर करता है। यहाँ जरा सा बहुत ध्यान से आप बात सुनिए, CRPC अपना खोल लीजिएगा। 156(3) में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आर्डर कर देता है अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, और 202 में भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आर्डर करता है मामले को 200 में संज्ञान करने के बाद 202 में इन्वेस्टिगेशन का आर्डर करता है। तो आर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर 156(3) और 202 में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का जो भी आर्डर करता है उस आर्डर में फ़र्क क्या है, इसी पर जरा केसला सुनिए। देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी, देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी बनाम नारायण रेड्डी, बनाम नारायण रेड्डी। इस केस में कहा गया देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी बनाम नारायण रेड्डी, इस केस में कहा गया कि 156(3) में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कॉग्निजेंस के पहले होता है, संज्ञान के पहले होता है, और 202 में जो कंप्लेंट की केस में इन्वेस्टिगेशन होता है वो संज्ञान के बाद होता है, संज्ञान के बाद होता है। संज्ञान के बाद इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के निर्देशन में रहेगा। संज्ञान के पहले वाले इन्वेस्टिगेशन पर मजिस्ट्रेट का नियंत्रण उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो 156(3) में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जो धारा 190 में अपराध संज्ञान के लिए सशक्त है, इन्वेस्टिगेशन का वो आर्डर करता है, बिना आर्डर के भी होता है, वो आर्डर भी करता है। और 202 के खंड 1 में इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। फिर आता है क्वेश्चन, क्या हुआ ज्ञान प्रकाश? पुनः इन्वेस्टिगेशन अर्थात री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुनः इन्वेस्टिगेशन और अग्रिम इन्वेस्टिगेशन, ये क्या होता है? री इन्वेस्टिगेशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुनः अन्वेषण और आगे अन्वेषण। पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में जब पेश कर दी जाती है तो वह पुलिस रिपोर्ट कंप्लीट न्यायालय मानने के लिए बाउंड नहीं है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाती है
उस रिपोर्ट को पुलिस मानने के लिए कोई बाउंड नहीं होती। न्यायालय फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकती है, जितना इन्वेस्टिगेशन आपने किया है उसके आगे इन्वेस्टिगेशन करिए। इसको कहा जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन री इन्वेस्टिगेशन का प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं है, क्योंकि जितना इन्वेस्टिगेशन किया गया है वह इन्वेस्टिगेशन को पूरा क्वेश्चन नहीं किया जाता है, उसके आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, नो री इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी एक चार्जशीट बनेगी। वह चार्जशीट 173 के 8वें क्लाज में जाकर के न्यायालय में पेश की जाएगी, जिसे हम सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, संपूरक पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नोट करिए। सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 161 में जो बयान पुलिस दर्ज करती है उस बयान का साक्ष्य विधि में विचारण के दौरान क्या महत्व है, ये अगला क्वेश्चन है जो आपके अगली क्लास में होगा। आज की क्लास आपकी यहीं तक, शेष हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास बंद करते हैं। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।